हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 11th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, वो भी लेटेस्ट एडिशन ऑफ पूनम गांधी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है हमारा बिजनेस सर्विस के बारे में। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। सर्विस सेक्टर वो सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जो हमारी कॉमर्शियल बैंक जैसे बैंकिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, गोदाम की फैसिलिटी। द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ अ मोस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमारी बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से चलाने के लिए जिस ढांचे की ज़रूरत है वो ढांचा देता है हमें हमारा सर्विस सेक्टर। In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. पिछले कई सालों में जो हमारा सर्विस सेक्टर है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के। A variety of services are available to meet changes of economy and the requirement of investors. काफ़ी सारी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। The significance of service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of बिजनेस। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं सर्विसेज के। सबसे पहला इंटेंजिबल, सर्विस को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सर्विस आर इंटेंजिबल, दीज कैन नॉट बी सीन और टच, वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। कुछ और मत समझिएगा बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान रखें। सिर्फ इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। आपने अगर किसी चीज़ की सर्विस ली नहीं है तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में जान नहीं सकते। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस इट। आपको उसकी क्वालिटी के बारे में जब ही मालूम पड़ेगा जब आप ओयो जाएगा। अरे ओयो क्यों जा रहे हो सर? नहीं, ओयो की बात नहीं है। जब किसी रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने या किसी थिएटर में जाओगे मूवी देखने, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ की सर्विस कैसी है। So supplier must try to offer good quality service to customers so that they demand them again after experience them। इसीलिए जो सप्लायर है वो चाहता है कि वो अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे ताकि जो कस्टमर है वो अगेन एंड अगेन वहाँ पर आए। लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी, सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। जो भी सर्विसेज हैं वो हर बार इस तरीके से दी जाती है जिस तरीके से उसकी डिमांड है या उसकी एक्सपेक्टेशन है। सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आप 5 अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है आपको पाँचों की सर्विस अच्छी लगे। किसी की अच्छी है, किसी की बेकार है, किसी की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बेकार है, तो वो होमोजेनिटी या इनकन्सिस्टेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय प्राइवेट सेक्टर। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, वहीं आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, टाइम टू टाइम लंच भी हो जाता है, लेकिन प्राइवेट बैंक आपके बहुत खातिरदारी करते हैं। भैया आप लंच पे ध्यान नहीं देते, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये फीचर्स हैं। इन्वेंट्री, द मेन फीचर ऑफ सर्विस डेट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। जो भी सर्विसेज है वो उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है जिस समय वो बनती है। सो देर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विस। इसीलिए पहले से हमें सर्विस का कोई स्टॉक बना के नहीं रखना होता है। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम तो हमारे लिए वो टोटल लॉस है। जैसे एग्जांपल, आपके पास सिनेमा हॉल है लेकिन वहाँ पे जो सीट है, मूवी थिएटर जो मूवी चल रही है वहाँ पे सीटें खाली जा रही हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। वो जब ही इस्तेमाल होगी जब वो कंज्यूम करी जाएगी, और कंज्यूम नहीं करी गई तो हमारे लिए क्या हो गया, एक लॉस। नन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। जो इंसान आपको जो सर्विस दे रहा है उसको और उसकी सर्विस को आप अलग अलग नहीं कर सकते। बैट्समैन को आप बॉलिंग अच्छी नहीं करवा पाओगे, है ना। आप ईशांत शर्मा जी से कह दीजिए अरे बैटिंग करिए, ओपनिंग करिए, तो वो उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, हिसाब से बैट्समैन कर लेंगे। लॉयर को आप डॉक्टर काम नहीं करवा सकते, डॉक्टर को आप लॉयर का काम नहीं करवा सकते। इसीलिए वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइड बाय डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर से जो डॉक्टर हमें मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है आप उसको अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर और उसकी सर्विस क्या है, इनसेपरेबल है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी लागू होता है नियम, ये लॉयर में भी लागू होता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल।
सर्विस का एक्सपीरियंस लेने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विस, भाई टेलीफोन कंपनी है, आप तो एयरटेल 5G भी आ गया है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर कस्टमर ही इनकी सिम को नहीं लेगा तो इनकी सर्विस का चार्ज तो डालेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस भी दे रखा है गुड्स में और सर्विस में। सर्विस हमारी इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं। गुड्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे हमें कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत है। प्रोवाइडर्स को और सर्विस को हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स में कर सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें गुड्स को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये एक एक्टिविटी है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये हेट्रोजीनियस है, अलग अलग होती है, ये होमोजीनियस है, सेम होती है। ओनरशिप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हमारे कितने टाइप के सर्विस होते हैं? 3 टाइप में यहाँ पर दे रखा है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। Business services are those services which are used by business enterprise to carry on business activity more smoothly। जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं वो इन सर्विस को इसलिए लेते हैं ताकि उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो अच्छे से चले, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। सोशल सर्विसेज आर कैरीड वॉलेंट्री टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। अपने सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम सोशल सर्विस की मदद लेते हैं तो वो हमारी सोशल एक्टिविटी है। दी सोशल सर्विस में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं उनके जीने का तरीका ये सही करता है, उनको हेल्थ केयर देता है, उनका सैनिटाइजेशन इम्प्रूव करता है, एजुकेशन इम्प्रूव करता है। दीज सर्विस आर कैरीड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज एंड एनजीओ। ये सर्विसेज गवर्नमेंट भी चलाती है, बिजनेसमैन भी चलाते हैं और एनजीओ भी चलाते हैं। फिर आता है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। अलग अलग कस्टमर अलग अलग पर्सनल सर्विस को देखता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप कहीं पर घूमने जाते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड और प्रेफरेंस पर। तो सबसे पहला हमारा बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल एंड टेलीकॉम है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बैंकिंग सर्विसेज की। A bank is an institution which attract money on deposit for the purpose of being lent to industry or trade। बैंक एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको अट्रैक्ट करता है कि आप वहाँ पर पैसे जमा करें और वो आपके पैसे को उन लोगों को दे सके जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है। बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स, अ बैंक लेंड वॉट इट बोरो फ्रॉम अदर। बैंकर कोई मनी लेंडर नहीं है, बैंक आपको वही पैसा उधार देती है जो उन्होंने दूसरों से ले रखा है। एक बैंक बायर एंड सेलर ऑफ मनी भी कह सकते हो। बैंक अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरो। आपने बैंक में पैसा जमा किया, अब मान लीजिए बैंक आपको ब्याज दे रही है 5%। यही पैसा जब वो लोन के रूप में किसी और को देगी तो वो ब्याज उनसे 5% नहीं लेगी, ब्याज में काफ़ी डिफरेंस होगा, उसको हम कहते हैं यहाँ से वो क्या करती है, पैसा कमाती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक का मतलब है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। आपके पैसे को एक्सेप्ट करना ताकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए या दूसरे लोगों को जो बोरोवर्स हैं उनको दे सके पैसे। अब हमारे बैंक में काफ़ी तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। सबसे पहला दे रखा है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। A person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money। कोई भी इंसान अपना एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है बैंक में कुछ पैसे जमा करके। He can withdraw money from his account whenever needed and can deposit whenever surplus is available। वो जब चाहे इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, जब चाहे, जब उसके पास ज़्यादा पैसा हो वो इस अकाउंट में डाल सकता है। जो पैसा जो इंसान सेविंग अकाउंट खुलवाता है उसको चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है, डेबिट कार्ड मिलता है। ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। जितना भी पैसा डाला जाता है डिपॉजिटर द्वारा या निकाला जाता है वो सबका सब उसके पासबुक में रिकॉर्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। जो रेट होती है, ब्याज मिलती है, वो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट से कम होती है। दूसरा अकाउंट है हमारा करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन। जो भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो अपने लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं बिजनेस के नाम से, उसको हम कहते हैं करेंट अकाउंट। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन एवर डिजायर। इसमें भी जब वो पैसा चाहे जमा कर सकता है, जब पैसा निकाल सकता है। विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। इसमें जब भी पैसा निकाला जाएगा चेक के थ्रू निकाला जाएगा। इसमें कुछ फैसिलिटी मिलती हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है,
क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी को पेमेंट करना है लेकिन आपके खाते में उतना पैसा नहीं है तो बैंक आपको अलाउ कर देती है उतना पेमेंट करने के लिए, वो अलग बात है, बाद में ब्याज दे देती है। द बिजनेसमैन कैन रिसीव देयर पेमेंट एंड मेक पेमेंट ऑफ देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू दिस अकाउंट। जो बिजनेसमैन है वो अपने पेमेंट इसी अकाउंट में रिसीव करता है और इसी अकाउंट के जरिए अलग अलग लोगों को पेमेंट करता है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट, रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडिंग सर्विस। इस अकाउंट के लिए आपको कोई ब्याज नहीं मिलती और बैंक अपनी सर्विस के लिए आपसे कुछ चार्जेस भी लेती है। A statement of account is sent to the account holder every week, fortnight, month showing the transaction made during the period। इसमें क्या होता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके स्टेटमेंट बैंक आपको हर हफ्ते हर महीने सेंड करती है, इसमें आपको पासबुक वगैरह नहीं मिलती है। फिर आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपेमेंट ऑन मेच्योरिटी। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि ये जो डिपॉजिटर है वो हर महीने या हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद कुछ पैसा जमा करता है बैंक में और उसको वो पैसा इकट्ठा होके ब्याज लगा कर मिलता है मेच्योरिटी पर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट का वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है वो जब आपको पेमेंट मिलता है जब उसका टर्म्स एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 6 महीने से लेके 5 साल तक की एफडी होती है, आपने 1 साल की एफडी करवाई तो आपको पैसा कब मिलेगा, 1 साल बाद। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने लंबे समय के लिए आप एफडी करोगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। बैंक इशू अ रिसीट टू द डिपॉजिटर एक्नॉलेजिंग द रिसीट कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। बैंक आपको एक रिसीट भी देती है कि लो भैया आपने पैसा जमा किया है, और जो एफडी होती है उसकी रेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा और आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से भी ज़्यादा। फिर है फिफ्थ आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है डिपॉजिटर को, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा सेविंग अकाउंट का और करेंट अकाउंट का। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करेंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें जो हमारा डिपॉजिटर है वो उसको जैसे कि सेविंग में जब वो चाहे पैसा निकाल सकता है, जब वो चाहे डाल सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसे एफडी की तरह मिलता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड ए पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। जब एक लिमिट तक आपका अमाउंट पहुंच जाता है तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ अकाउंट्स थे 5 तरीके के जो आप बैंक में ओपन करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो बैंक हमको देता है, जैसे बैंक ड्राफ्ट। This is a check drawn by one bank against fund deposited into its account. Another bank authorized the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. ड्राफ्ट एक चेक की तरह होता है, आप बैंक में पैसा देते हैं, बैंक उतने पैसे का आपको ड्राफ्ट बना के देता है और उस पर लिखा होता है कि ये पैसा किस बैंक को या किस इंस्टीट्यूशन को देना है। बेसिकली जब आप आगे चल के सीए वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। It is a financial instrument through which money can be remitted from one person to another। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर एक जने से दूसरे जने पर पैसा जाता है। बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक आफ्टर डिपॉजिट द रिक्वायर अमाउंट द बैंक। बैंक ड्राफ्ट आप बैंक से कलेक्ट कर सकते हो जब आपको जो रिक्वायर अमाउंट है वो जमा करके। बैंक इसके लिए कुछ कमीशन भी चार्ज करता है बैंक ड्राफ्ट को इशू करने के लिए। बैंक ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर और बाउंस एज इशू बाय बैंक आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब ही मिलता है जब आप बैंक को पेमेंट कर देते हो। फिर है आपका बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर चेक जिसे हम कहते हैं। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी। ये कागज़ का टुकड़ा है जो बैंक को ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अकाउंट में से इतना पैसा इस पर्सन को दे दें। Such order are normally acknowledged by bank which provide a guarantee that the payment will be made। तो ये एक गारंटी होती है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। It is a kind of bank draft which is payable within the town, so it can also call local bank draft। ये एक तरीके का बैंक ड्राफ्ट ही है जो कि आपके टाउन टू टाउन ही पेमेंट चलता है, तो इसे हम लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। द कमीशन चार्ज ऑन पे ऑर्डर इज लेस देन ऑन बैंक ड्राफ्ट। इस पर जो कमीशन चार्ज करती है बैंक वो बैंक ड्राफ्ट के कंपेरिजन में कम होती है। फिर है आपका ओवरड्राफ्ट। अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करेंट अकाउंट इज अलाउ विदड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट।
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जो कस्टमर होता है, जो डिपॉजिटर है, वो अपने खाते में उतना ज़्यादा पैसा निकाल सकता है जितना उसके खाते में है भी नहीं। ही कैन ओवरड्रॉ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड। वो एक सीमित यानी कि एक लिमिट तक पैसा निकाल सकता है और एक पर्टिकुलर टाइम तक इंटरेस्ट वो भाई मालूम में बैंक इंटरेस्ट तो लेगी। कैश क्रेडिट अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विदड्रॉ अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट में जो बोरोवर होता है वो एक लिमिट तक पैसा निकाल सकता है, उसने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है इसके लिए। फिर आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। अ लोन इज लमसम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। आपको कुछ पैसा दिया जाता है पहले ही, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक, इतने टाइम में आपको वो पैसा वापस करना है। लोन आपका सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगर आपने कुछ गिरवी रख के पहले लोन लिया है तो वो सिक्योर्ड है, कुछ गिरवी रख के नहीं लिया है तो वो हमारा अनसिक्योर्ड है। द लोन में बी पेड बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट। जो लोन पेड किया जाता है वो किस्तों में किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है। फिर आजकल जो बैंकिंग में नई नई फैसिलिटी आई हैं, डिजिटल पेमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक की, तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।